बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका अपना जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से, जिसके लिए अभी से सफ़बंदी शुरू हो चुकी है। हुकूमत ने जिस तरह का बजट पेश किया है उसका लाजमी नतीजा ज़ाहिर है महंगाई के एक तूफ़ान की शक्ल में निकलेगा। और अब जो महंगाई आएगी उससे गरीब तबका ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास भी पिस के रह जाएगी, चीखें आसमानों तक सुनाई देंगी। और इस माहौल में लोगों का सड़कों पर निकल आना कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि ना निकलना अचंभे की बात होगी। तो हुकूमत ने इस अवामी रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। आज उनकी मोहसिन नकवी साहब की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। उसके बाद वो जरदारी साहब से मिले हैं। यानी किसी भी मतवक्को एहतजाज से पहले हुकूमत ये चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को या तो अपने कैंप में शामिल कर लिया जाए या कम अज़ कम उनको न्यूट्रल कर दिया जाए। अच्छा, अब क्योंकि हुकूमत को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि अगर फजलुर रहमान साहब सड़कों पे आ गए तो फिर मामला जो है वो हुकूमत के कंट्रोल से निकल जाएंगे। इस पस मंज़र में अगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के पास मौलाना को देने के लिए क्या है, क्योंकि मौलाना का जो सियासी मफाद है वो हुकूमत से डील करने में है या इस वक्त अवामी सियासत करना मौलाना के हक़ में जाता है। ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, फजलुर रहमान साहब उन चंद सियासतदानों में से हैं जिनसे पाकिस्तान की सियासत की बारीकियों को जिनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। और मौलाना की जो सियासत है उसमें असूल परस्ती और जज्बात का कोई बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं है। वो 2 + 2 4 की सियासत करते हैं। अच्छा, फिर और ये भी है कि वो अगरचे एक दीनी जमात के सरबराह हैं, बल्कि सबसे बड़ी दीनी जमात के कायद हैं, लेकिन वो अपनी सियासत में कभी भी मसलकी एतक़ादात जो हैं उनको हावी नहीं आने देते। ये उनकी सियासत की या मजहबी सियासत की खूबी भी है। वो ज़रूरत और हालात के मुताबिक सियासी दाव पेच खेलते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब भी उन्हें ज़रूरत महसूस होती है तो वो इस तरह के अलाइंसेस भी बना रहे। मुत्तहदा मजलिस अमल का अलाइंस उन्होंने बनाया जिसमें उनके मजहबी मुखालिफिन या एतक़ादात जो स्कूल ऑफ थाट्स है, हमारे रिलीजियस स्कूल ऑफ थाट्स, उनके मुखालिफिन भी शामिल थे। लेकिन उन्होंने खंदा पेशानी से ना सिर्फ सबको बर्दाश्त किया बल्कि सबको इकट्ठा भी किए रखा। इसी इत्तेहाद की बदौलत मौलाना की जमात को KP में वज़ारत आला का मनसब भी मिला था। और मौलाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासत असल में सियासी मफादात के हसूल का नाम है। यही वजह है कि मौलाना ने मौजूदा सियासी सिस्टम में हमेशा ही अपना पूरा हिस्सा, बल्कि पूरा हिस्सा भी क्या, अपने हिस्से से ज़्यादा ही वसूल किया है। और यहाँ अक्सर सियासी नाक़दीन जो हैं वो कहते हैं कि ये ज़ाती मफादात की सियासत करते हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ऐसी बातों पे ज़्यादा कान नहीं धरते क्योंकि वो फ़ी सबीलिल्लाह सियासत के कायल है ही नहीं है। सीधी और सच्ची बात ये है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर अब क्यों मौलाना हुकूमत मुखालिफ रुझानात के हामिल हो गए, हालांकि हुकूमत तो मौलाना के सामने अब बिछी जा रही है। तो नाजरीन, इसका जवाब भी बहुत ज़्यादा कोई पेचीदा नहीं है। पहली बात तो यह है कि मौलाना मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से सख्त नाराज़ है, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि उनके साथ त्रौ हो गया। त्रौ मीन हाथ हो गया, हाथ मीन धोखा हो गया। ठीक है, मौलाना का ख्याल है कि खान की हुकूमत गिराने में सबसे कलीदी किरदार उनका था। गुज़िश्ता साल आपको याद होगा जब अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के मंसूबों की राह में हायल हो गई थी तो मौलाना ही थे जिन्होंने अपनी सियासत को दाव पे लगा के अपने हज़ारों कारकुनों को वो शायरा दस्तूर पे ले आए थे, जिससे अदलिया बहरहाल बैकफुट पे चली गई थी। तो मौलाना का ये भी शिकवा है कि आम इंतखाबात में मरकज़ और 3 सूबों में फार्म 47 के ज़रिए हुकूमतें बनाई गई हैं, लेकिन मौलाना को ये मतलूबा सहूलत मुहैया नहीं की गई। तो और ना ही KP में और ना ही बलूचिस्तान में। अच्छा, अब एक और बात भी है, PDM के सरबराह के तौर पे मौलाना जो है वो सदर मुमलिकत का ओहदा अपना हक समझते थे, लेकिन जरदारी साहब ने मौलाना को बिल्कुल बेतस्तोपा कर दिया और ऐवान सदर में खुद डेरे जमा लिए।
अब यही वजह है कि मौलाना को अब शिद्दत से एहसास होना शुरू हो गया कि उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मौलाना बाकायदा एक ज़ख़्म खुर्दा है, मगर उनके ज़ख्मों पे मरहम रखने की बजाय उन्हें बयानात की लोरियाँ सुनाई गई हैं। और दूसरी तरफ देखें कि मौलाना एक ऐसी शख्सियत है जो बातों से बहलने वाले नहीं हैं, दीगर सियासतदानों की तरह बड़े मतलब स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो लोरियाँ शोरियाँ नहीं सुनते। अच्छा, हुकूमत अगर मौलाना को संजीदगी से लेती या उन्हें हर सूरत अपने साथ रखने की ख्वाहिशमंद होती तो कम अज़ कम मौलाना के जो समधी हैं ग़ुलाम अली, उनको वो केपी के गवर्नर के तौर पे बरकरार रखती और उनके ज़रिए वो मौलाना को किसी हद तक राम करने में कामयाब हो सकती थी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया। इसलिए मौलाना बखूबी जानते हैं कि हुकूमत के पास उन्हें देने के लिए भी अब कुछ ज़्यादा नहीं है या कुछ नहीं है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल और है कि आखिर हुकूमत जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को क्यों अपने साथ हर कीमत पे रखना चाहती है। उनकी आप देख लें ना, पार्लियामेंट में भी ऐसी कोई अददी कुव्वत नहीं है, सूबाई असम्बलियों में भी नहीं है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि मौलाना की असल ताकत जो है वो स्ट्रीट पावर है। स्ट्रीट पावर से भी अगर ज़्यादा मैं स्पेसिफिक बात करूं तो उनकी एजिटेशनल पावर है, जो क़ुव्वत एहतजाज है वो मौलाना की बहुत ज़्यादा। मौलाना जब चाहें जिस शहर में चाहें भरपूर शो ऑफ पावर कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की तरह मौलाना की जो जमात है उस पर भी दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों के एहतजाज में फ़र्क ये है कि मौलाना जो एहतजाज करेंगे उस पर उस तरह का क्रैकडाउन करना आसान नहीं होगा जिस तरह के पीटीआई के जुलूस जलसे पे किया जा सकता है। मौलाना के जलसे जुलूस को छेड़ना जो है वो भेड़ों के छत्ते में हाथ डालने के बदरादब होता है, क्योंकि मौलाना के कारकुन घरों में नहीं है, वो मदारस में मुकीम होते हैं। और हुकूमत जो है वो किसी मदरसे पे धावा बोले तो उसका जाहिर है कि खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है और हुकूमत से फिर हालात को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत के इल्म में ये आ चुका है कि मौलाना और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला ख़ासे आगे तक जाके तय पा चुके हैं और ईद के बाद अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस तश्कील दिया जा सकता है, बल्कि उसकी तश्कील की तैयारी भी खासी मुकम्मल कर ली गई है और तहरीक चलाए जाने के जो इम्कानात हैं वो कमो बेश 70% से भी ज़्यादा हैं। छोटे मोटे रिजर्वेशंस हैं और उन रिजर्वेशंस को मेरे ज़राए बताते हैं कि वो कि ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है जिनको दूर नहीं किया जा सकता, वो 1 या 2 नशस्तों की मार है। अच्छा, ऐसी सूरत में मौलाना ने मुल्क भर में ख़ुसूसन पंजाब में अगर जलसों की जहाँ पे ऐलान कर दिया ना तो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, उन्हें रोकेगा कौन। मतलब देखें ना, ऐसी सूरत में तहरीक इंसाफ को अलग से जलसों की इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजाज़तनामा लेंगे मौलाना तो करण के जलसे नाल पीटीआई वाले, वो एक मंजर अजीब होगा। अब मौलाना के जलसों और रैलियों में तहरीक इंसाफ के कारकुन रंग भरेंगे और पीटीआई के साथ ये खड़े होंगे, और अगर ये दोनों इकट्ठे जलसे जुलूस नहीं भी करते, अलग अलग भी चलते हैं, फिर भी इस तूफ़ान बलाखेज़ को रोकना जो है वो इस कमज़ोर हुकूमत के बस का रोग नहीं होगा। और फिर ऊपर से महंगाई के मारे अवाम इस तहरीक में शामिल हो जाएंगे। कौन सी हुकूमत और कहाँ की हुकूमत? फिर हुकूमत का साथ ना देने की मौलाना की जो आखिरी बड़ी वजह है वो ये है कि मौलाना की सियासत का जो बेस कैंप है वो केपी है, और केपी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट सियासत का मरकज़, एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत का किसी न किसी अंदाज में मरकज़ बना हुआ है। इन हालात में मौलाना जो है वो अवामी सोच के बरक्स कोई फ़ैसला, ये तो नहीं मैं कहता कि नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अवामी जज्बात से उलट 180 के एंगल पे जाके कोई फ़ैसला करें या लाया अमल अपनाएं, क्योंकि सियासतदान हमेशा जो है वो अवामी जज्बात के समंदर में ही तैरते हैं। तो नून लीग और जरदारी को खुश करने की कोशिश में इस्टेब्लिशमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान जैसे ताकतवर दोस्त को अपनी नादानियों से गवा दिया है। ठीक है, मौलाना को एहसास है कि उन्हें सिर्फ सियासी मफादात से ही महरूम नहीं किया गया, बल्कि उनकी तौहीन भी की गई है। यानी मौलाना जो हैं वो इंसल्टेड फील कर रहे हैं।
मैंने बताया कि मौलाना की सियासत में जज्बात का अमल दखल नहीं है, लेकिन बहरहाल मौलाना के साथ जो बाद में किया गया इलेक्शन के फ़ौरन बाद, बल्कि इलेक्शन की रात से लेके अब तक, उससे मौलाना जो है वो इंसल्टेड फील कर रहे हैं, और वो बहुत हद तक फितरी है। मौलाना जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह कि इक़्तिदार किसी न किसी तरह उनके घर की लौंडी है, और ये लौंडी जितने मर्जी घर फिर ले, आखिर उन्हें वापस जो है इस इक़्तिदार को उन्हीं के दर पे आना है। और आखिर में एक और सवाल जो हर दूसरे शख्स की ज़बान पर है कि क्या मौलाना और पीटीआई का इत्तेहाद चल सकेगा। अब और फिर एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या मौलाना ऐन वक्त पे खान को धोखा तो नहीं दे देंगे। अच्छा, मौलाना के माजी पर नज़र रखते हुए ये सवाल जो है वो बिला जवाज़ नहीं है, मगर इस सवाल का जवाब बहुत सादा है, और वो ये है कि वो पीटीआई और मौलाना नज़रियात की हम आंगी तक एक दूसरे के करीब नहीं आए। वो यानी नज़रियात की हम आंगी उनको नहीं एक दूसरे के करीब लेके आई, बल्कि हालात का जबर उनको एक जगह पे लेके आया। अब इस वक्त पीटीआई और मौलाना के मफादात जो हैं वो मुश्तरक हैं, और जब तक ये इश्तराक रहेगा ये कुर्बत भी जारी रह सकती है। और मौलाना के लिए मफादात का असूल के अलावा एक और मसला भी है कि मौलाना जो है वो अपनी अवामी सियासत को भी बचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो इस वक्त हुकूमती कैंप में जाने का ज़रा मुश्किल से सोचेंगे, और ऐसी शराइत रखेंगे कि वो हुकूमती कैंप के लिए वो शराइत मानना ज़रा मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस पेचीदा सूरत हाल में एक तो ये कि मौलाना का किरदार बहुत अहम है, दूसरा ये कि मौलाना क्या रोल प्ले करेंगे इस बारे में हतमी तौर पे कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अब तक के इत्तलात ये हैं कि मौलाना ने शहबाज शरीफ साहब को भी और मोहसिन नकवी साहब को भी ख़ासी हद तक सब्ज़ झंडी दिखा दी है, सब्ज़ झंडी कह रहा हूँ, लाल झंडी दिखा दी है। और इधर से उनके जो पीटीआई के साथ हैं जो रवाबत हैं वो ख़ासे आगे जा चुके हैं, मामलात ख़ासी हद तक तय पा चुके हैं। अब आने वाले 2-3 दिन गालिबन या ईद के फ़ौरन बाद यानी 2-4 दिन के अंदर फ़ैसला हो जाएगा तहरीक का, और वो तहरीक ही फ़ैसला करेगी कि ये हुकूमत कितने दिन पूरे करती है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात हो जाए इद्दत केस की जो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में चल रहा है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के दौरान जज साहब ने जो रिमार्क्स दिए थे उसके बाद लोगों ने इस उम्मीद का इज़हार किया था कि गालिबन इमरान खान और उनकी अहलिया जो है उनकी रिहाई ईद से पहले मुमकिन हो सकती है। और गुज़िश्ता रोज़ की समाअत पे क्योंकि जज साहब ने कहा था कि 101% वो सज़ा की जो मअतली की दरख्वास्तें हैं वो ईद से पहले उनका फ़ैसला कर देंगे। लेकिन आज पता नहीं उनको अचानक क्या हुआ कि आज की समाअत में वो जज अफजल मजूका साहब ने अपने कल के रिमार्क्स वो बिल्कुल ही फरामोश कर दिया। उन्होंने आज केस की समाअत की और अदालत में वो खाबर मानेका भी पेश नहीं हुए, उनके वकील भी पेश नहीं हुए। फिर जज साहब ने कहा है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मानेका और उनके वकील को नोटिस कर रहा हूँ। ये बड़े अजीब रिमार्क्स थे उनके कि कल वो कुछ कह रहे थे, आज वो कुछ और कह रहे हैं। और आज उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो 10 दिन में इमरान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तों पे फ़ैसला कर दूंगा। कल आप फरमा रहे थे कि ईद के पहले, ईद से कबल फ़ैसला कर दूंगा, आज अब 10 दिन के लिए, और वो भी मशरूत। अजीब सी बात कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने 21 जून को मानेका को वकील पेश ना हुए, तो उन्होंने कहा कि वो ना भी हुए तो दस्तयाब रिकॉर्ड पर फ़ैसला कर दिया जाएगा। पता नहीं मामला 21 जून तक लटक गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब की, जो पिछले चंद दिनों के दौरान ही एक दलेर और निडर जज की सूरत में सामने आए, और वो देखते ही देखते अवाम के दिलों में घर करते जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस मलिक शहजाद साहब के फ़ैसलों की जो उनके बाद उनके ख़यालात ने जो हर किसी को चौंका के रख दी है, क्योंकि रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तकरीर करते हुए आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। उन्होंने एक बार फिर इस संगीन मसले की जानिब अवाम की तवज्जो मबजूल करवाई है, मुक़्तदर हलकों की तवज्जो मबजूल करवाई है। वही मसला जो इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 मसला बना हुआ है।
मलिक शहजाद साहब कहते हैं कि जी मुल्क में एक अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत का है, और इस मदाखलत का आगाज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ जो आज तक जारी है। जजेस को खतूत आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बग़ैर खौफ और लालच के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। फिर उन्होंने ये कहा है कि अदलिया में मुदाखलत करने में मुख्तलिफ़ इदारे मुलव्वस हैं। दो टोक लफ्ज़ों में कहा है। अदलिया ने दिलेरी से हर किसी की मुदाखलत का मुकाबला करना है, और यकीन है कि अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द ख़ात्मा हो जाएगा। आगे सुनिए चीफ जस्टिस साहब क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे पास आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुज़रे। जज ने शिकायत के आखिर में कहा कि वो इन वाक़यात से खौफज़दा नहीं है, यानी जजेस जो हैं वो अब ताकत पकड़ते जा रहे हैं खौफ और धमकियों के मुकाबले पे। और मलिक शहजाद साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने के लिए हमें सबको जुर्रत और दिलेरी के साथ फ़ैसले करने होंगे और हर तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी। घबराना नहीं है, वो खान साहब वाले लफ्ज़ बोले, घबराना नहीं है। तो मलिक शहजाद साहब की इन बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अदलिया को किन मुश्किलात का सामना है और इन मुश्किलात के मुकाबले पे हमारे जजेस क्या सोच रखते हैं। और जज साहब ने जिस तरह लगी लिपटी रखे बग़ैर बात की है, मेरे ख़्याल में किसी तबसरे और तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं रहती उसके बाद। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़हन में ज़रूर रखनी चाहिए कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब बड़ा सीना चौड़ा करके कहते थे कि उनके दौर में तो अदलिया और जजेस पर कोई दबाव नहीं है। तो हुज़ूर वाला, अगर आपके दौर में दबाव नहीं है तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट वाले जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले जिस दबाव का जिक्र कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सरबराह जो हैं मलिक शहजाद साहब, उन्होंने आज जिस दो टोक और दबंग अंदाज में दबाव का जिक्र किया है, वो फिर किस मखलूक के दबाव का जिक्र कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा जी, आखिर में हम कुछ बात कर लेते हैं वफाकी बजट पे, जिसके बारे में ज़ाहिर है कि जिसके नतीजे में हर चीज़ को उसकी कीमत को आग लग गई है। अभी बजट मंजूर भी नहीं हुआ, तो इस बजट ने जहाँ पे हर तबके को पीस के रख दिया है, वहाँ एक ऐसा तबका भी है जिसकी पाँचों घी में है। मुझे आज तक ये बात नहीं समझ आई कि जो भी बजट अनाउंस होता है, बजट बाद में अनाउंस होता है, सरकारी मुलाजमीन ये बहुत ही लाडले बैठे हैं। यानी समझ नहीं आता कि मतलब बजट की तैयारी से पहले इनकी तनख्वाहों में बाकायदा इन्फ्लेशन रेट से भी ज़्यादा इनकी तनख्वाहों में इजाफा क्यों कर दिया जाता है, किस बुनियाद पे कर दिया जाता है। कल ये बात जो है वो 2-3 मरतबा जो है वो मुख्तलिफ अखबार नवीसों ने हमारे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब से भी पूछी है, तो वो आयमाएँ शायें करते रहे। मतलब बजट में 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा का खसारा है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 25% बढ़ा दी गई हैं। अब पता नहीं, एक रवायत है कि मुल्क में चाहे कहत हो, सैलाब हो, आफत हो, इकॉनमी क्रिपल कर जाए, मतलब बैंकरप्ट हो जाए खुदा न खास्ता मुल्क जो है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन ऐसे लाडले हैं कि इनकी तनख्वाहों में ज़रूर इजाफा किया जाता है और किसी तरफ नहीं देखा जाता। मगर अगर इन मुलाजमीन की अक्सरियत तो वैसे अल्लाह माफ़ करे, आप सब जानते हैं कि उनकी ज़राए आमदन क्या क्या हैं और वो कितना काम करते हैं, आवाम की कितनी खिदमत करते हैं। वो तो तनख्वाह से पहले ही उनकी अक्सरियत, सारे ऐसे नहीं है, वो तनख्वाह से पहले ही तनख्वाह वसूल कर लेते हैं। और काम कितना करते हैं, अगर वो काम कर रहे होते तो हमारे मुल्क की ये हालत ना होती, सीधी बात है। मतलब यूँ लगता है कि हुकूमत ने 26 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 40 लाख जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ज़िम्मेदारी उठाई हुई है कि ये लोग खुश रहें। ये लोग, शायद हुकूमत की ये मर्ज़ी होती है कि इन लोगों को खुश रखा जाए तो हमारी हुकूमत महफूज रहेगी। लेकिन चले हुज़ूर वाला, अगर आप इनकी हुकूमत को खुश ही रखना चाहते हैं तो फिर इनसे ये भी दरख्वास्त करें, क्योंकि आप डंडा तो नहीं चला सकते, आप दरख्वास्त ही कर सकते हैं जितने वो आपके लाडले हैं कि काम भी करके बखा दो। वो एक बंदा किसी इसी तरह सरकारी दफ्तर में जाता है और उसके इंचार्ज से पूछता है कि आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं, कहता है सिर्फ 3।
कहता क्या मतलब? मैं पूछ रहा हूँ कि ये तो इतने नज़र आ रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि काम कितने लोग करते हैं आपके यहाँ? कहता वही तो बता रहा हूँ कि काम 3 लोग ही करते हैं। अच्छा जी, तो नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपकी खिदमत में आज की आखिरी बात रखना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ इधर देख के हमने तेरी खातिर, अज़ीज़ इधर देख के हमने तेरी खातिर वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं थे, वो दिन भी गुजारे जो गुजरने के नहीं थे। ए गर्दशे अय्याम हमें रंज बहुत है, ए गर्दशे अय्याम हमें रंज बहुत है, कुछ ख्वाब थे ऐसे कि बिखरने के नहीं थे। वाह नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।